अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। अब मैं जा रहा हूं और जाना तो सबने ही है। उनका भी वक्त आन पड़ा, दिलीप कुमार साहब का, और असल में उनका नाम था यूसुफ खान, पैदाइश उनकी पेशावर में थी। पाकिस्तान से बहुत गहरा रिश्ता था उनका, बड़ी मोहब्बतों का रिश्ता था। पाकिस्तान ने उनको निशाने पाकिस्तान से नवाजा और वो एक अपना जो पाकिस्तान से रिश्ता है उन्होंने कायम रखा आखिरी वक्त तक। और अल्लाह उनको उनके दर्जात बुलंद करे। और बस हमने सोचा कि उनके बारे में भी कुछ बात करते चलें। अब आगे बढ़ते हैं नाजरीन। बिलावल भुट्टो साहब ने एजेके में गए इलेक्शन कैंपेन के लिए, लेकिन उस इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने तो इतना सख्त वार किया पीएमएलएन पे, यानी कि कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। सुनिएगा मसलन क्या कहा उन्होंने। वो तो यही बुजदार और यही कठपुतली को चलाना चाहते हैं। वो तो कहते थे कि आर और पार होगा। आपने देखा कि कैसे आर और पार होते होते हम पांव पकड़ने की सियासत पर पहुंच चुके हैं। अब वो कहते हैं कि जिसके भी पांव पकड़ना पड़ेगा हम पकड़ेंगे वजीर आजम बनने के लिए। ये नजरियाती सफर आर और पार से लेके पांव पकड़ने तक की सियासत तक पहुंच चुके हैं। जब बात है कि तो शुरुआत है, अभी और भी बहुत कुछ इन्होंने कहा। आज क्या बिलावल भुट्टो साहब चाहते थे, क्या अचीव करना चाहते थे? इलेक्शन वो जीतने गए थे एजेके में, लेकिन क्यों उन्होंने अपना जो टारगेट है वो पीएमएलएन को रखा? और तकरीबन यानी कि अगर हम कहें कि अपने जलसे की जो तकरीर है 80% उन्होंने बस पीएमएलएन के हवाले से बात की। और अभी आपने सुना कि वो कह रहे हैं कि जी सियासत क्या करने चले थे, आर या पार। मरीम नवाज साहबा ने जो कहा था कि दिसंबर में आर या पार होगा, पीडीएम के जलसे के हवाले से जो लाहौर में था, और फिर उन्होंने कहा आर या पार की बजाय देखिए उन्होंने पैर पकड़े। पैर पकड़ने पर ज़रा हम आपको सुनाते चलें कि हमने किस जुमरे में ये बात सुनी थी शहबाज शरीफ साहब से। फर्स्ट प्लेस, नवाज शरीफ इज स्टेट्समैन ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। नंबर 2, मुझे उनके पांव भी पकड़ने पड़े फॉर द नेशनल इंटरेस्ट, मैं ये करूंगा बिकॉज इट इज माई नेशनल ड्यूटी। वो कह रहे थे जी हम कॉन्फ्रंटेशन की सियासत नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि बातचीत आगे बढ़े, तो उसके लिए मैं अपने भाई के पैर पकड़ूंगा। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब कुछ और ही फरमा रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सेनेटर बहराम तंगी साहब, सीनियर लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं अली गौहर बलोच साहब, एमएनए, सीनियर लीडर पीएमएलएन, बहुत शुक्रिया बलोच साहब आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। हमें ज्वाइन किया नाजरीन मजहर अब्बास साहब ने, सीनियर एनालिस्ट हैं, अपने प्रोग्राम में आते हैं, जियो में राइटर हैं, वो बहुत शुक्रिया मजहर आपने ज्वाइन किया हमें। मोहसिन बेग साहब, सीनियर एनालिस्ट, गहरी नज़र रखते हैं इन तमाम चीज़ों पे, आपका भी बहुत शुक्रिया मोहसिन बेग साहब। अगर आप लोग इजाज़त दें तो आप दोनों जो कंसर्न पार्टीज हैं उससे पहले हम जाएं ज़रा एनालिस्ट के पास। मजहर, ये क्या हो रहा था आज एजेके में? शुक्रिया नसीम। देखिए, इसकी दो वजूहत हो सकती हैं। एक तो जाहिर है एजेके में इस वक्त गवर्नमेंट पीएमएलएन की है, और अगर वो पीएमएलएन को टारगेट नहीं करें तो फिर आप आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आपने पीएमएलएन भी आपके मुकाबले में है और पीटीआई भी आपके मुकाबले में। इसका एक एंगल तो इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखा जा सकता है, लेकिन उसमें आप एजेके में जो पीएमएलएन की गवर्नमेंट है उसको तनकीद का निशाना बनाते तो ज़्यादा बेहतर होता, वो रेलिवेंट होता। ये जो वो बात कह रहे हैं इसका एक बैकग्राउंड है और आगे की सियासत है जरदारी साहब की। और अगर आपको याद हो कि कुछ अर्से पहले जो जरदारी साहब की एक बड़ी तवील मुलाकात हुई चौधरी परवेज इलाही से, वो 2023 के इलेक्शन के सिनेरियो में हुई है और उसमें पीएमएलएन फिगर नहीं करती। उसके अंदर बाकी पीटीआई और पीएमएलएन माइनस जो ग्रुप्स बन सकते हैं उनके ऊपर बात हुई है। और जो मेरी इत्तला है कि उस मुलाकात में जरदारी साहब ने नवाज शरीफ को खासी तनकीद का निशाना बनाया कि वो हर मर्तबा डिच कर जाते हैं। हालांकि इसके दोनों पहलू हैं, ठीक, दोनों ने ही एक दूसरे को डिच किया है। अगर तारीख के हवाले से देखा जाए ऐसा नहीं है, लेकिन एक 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में दोनों ने एक्सेप्ट किया कि हमसे गलतियां हुई। उसके बाद की अगर तारीख उठा के देखें तो उसमें हमें पीपल्स पार्टी भी डिच करती हुई नजर आती है, चाहे वो एनआरओ की शक्ल में हो
चाहे 2008 में जजेस की बहाली ना करने की शक्ल में हो, और साथ में PMLN के भी अपने इंटरेस्ट हैं, और फिर आखिर में सेनेट के इलेक्शन आ जाएं। सेनेट में जो इलेक्शन हुए उसमें भी पीपल्स पार्टी का जो रोल है वो कंट्रोवर्शियल रोल है। तो दोनों ही तरफ से ये चीजें नजर आती हैं हमें, लेकिन एज एन ऑपोजिशन पार्टी अगर आप इस तरीके से जाएंगे तो फिर इसका तो आप सीधा सीधा फायदा PTI को पहुंचा। ठीक है जी। अच्छा, तो आपका ख्याल है कि ये AJK के इलेक्शंस प्लस फ्यूचर पॉलिटिक्स जो जरदारी साहब के, मोहसिन बेग साहब आप इसको कैसे देखते हैं? हम आपको और भी सुनाते चलते हैं कुछ इनके। बिलावल साहब ने और क्या कहा, कुछ निहारी वगैरह की भी बात की। हम तो अपने मुखालिफ को मिलने के लिए जेल तक पहुंचे और हमने तो कहा कि देखो अब हमारा मुखालिफ नहीं नजरियाती बन चुका है। हमने जेल में बैठकर उसको नजरियाती बनाया था। अगर आपने सिर्फ सियासी इत्तेहादो इसलिए बनाने हैं कि हमने निहारी खाना है, हमने हलवा खाना है, तो इसलिए हम सियासी इत्तेहाद में शामिल नहीं होते। जी मोहसिन बेग साहब, तो ये क्या कर रहे हैं आज बिलावल भुट्टो ने इतनी ज्यादा तनकीद क्यों की? आ रही है जी आ रही है। बेसिकली मजहर साहब ने ठीक कहा, आज़ाद कश्मीर में जो है वो बेसिकली रूलिंग पार्टी नवाज लीग काफ़ी स्ट्रांग जा रही है, तो PTI का भी और पीपल्स पार्टी का भी मुकाबला तो खैर नून लीग से ही है। अब जो बिलावल साहब ने गुफ्तगू की वो वहाँ के मौका के हिसाब से, जलसा के हिसाब से लोगों को जज्बाती करने के लिए वो पॉइंट ठीक था, लेकिन वो रेलिवेंट नहीं है वाकई वहाँ की मुनासबत से। और ये भी बात ठीक है कि वो अपनी फ्यूचर की अलाइनमेंट देख रहे हैं कि किस तरीके से हम पंजाब में इनरोल करें। कश्मीर इलेक्शन टोटली सेपरेट था, वो गुफ्तगू वहाँ के लिए नहीं थी, लेकिन लोगों ने उसको बहुत ही रिस्पॉन्स किया उनकी स्पीच को। तो देखना यह है कि आया पीपल्स पार्टी जो फ्यूचर का लायबल अपना रही है उसमें अपने तौर पर बगैर अलायंस नून लीग या किसी और PDM की जो जमातें हैं, आया वो खुद से पंजाब में या बाकी सिंध को छोड़कर पाकिस्तान में कोई इनरोड्स बना सकेंगे? मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है। तो ये गुफ्तगू इलेक्शन की स्पीच तक तो ठीक है, अदरवाइज ग्राउंड रियलिटीज बहुत डिफरेंट हैं पीपल्स पार्टी के लिए। ये मफादात की सियासत है, जिसको कोई चांस मिलता है कि वो अपनी गेम बना सके वो शख्स बनाता है। पीपल्स पार्टी भी बनाती है, नून लीग भी बनाती है, और PTI तो आपके सामने है। तो इसमें किसी से शिकवा करना, गिला करना कि जी आपने गेम बना, हालांकि PDM से निकलने का जो बेसिकली पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ था वो बहुत कमज़ोर है, क्योंकि जिस वजह से ये गए और जो शोकास नोटिस दिया गया इनको, वो मेरे ख्याल में उसके ऊपर कोई वाज़िया वजाहत इनके पास नहीं थी। तो नेचुरली हर शख्स अपनी गेम खुद बनाता है, बजाय इसके कि आप किसी और पे गिला करें कि जी वो नजरियाती हो गए या उन्होंने कहा था कि ये करेंगे। नेचुरली उनके भी अपने मसाइल हैं, और जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो एक गेम लेके आए, उन्होंने अपने भाई से भी रिक्वेस्ट की, उन्होंने अपनी नीस से भी रिक्वेस्ट की, इसीलिए दोनों खामोश भी हैं। और मैं समझता हूँ कि दोनों ने शहबाज शरीफ साहब को एक चांस दिया है कि आप अगर अपनी गेम बना सकते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और जो आपका बयानिया और नजरिया है मुफाहमत का, अगर आप उसको आगे लेके जा सकते हैं तो वो आपकी मर्जी है। और तो मोहसिन साहब यही तो चीज है गौहर साहब, जिसको लगता है कि बिलावल आज अटैक कर रहे हैं, यानी कि वो कह रहे हैं ना कि पैर भी पड़ते हैं, हालांकि वो भाई के पैर पड़ने की बात की है, लेकिन वो तो ऐसे इस तरह लग रहा है जैसे कि किसी तीसरी कुव्वत की बात करें पैर पड़ने की। तो ये आप भी इसको देखते हैं बहैसियत एक PMLN लीडर के कि जी कोई बात नहीं, सियासत की बात है, इलेक्शन की बात है, इधर ही ख़त्म हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नसीम साहिबा। मैंने दोनों सीनियर एनालिस्ट की बात सुनी, ज़ाहिर है आप भी माशाल्लाह बड़ा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, और हम तो भी तिफले मकतब में बहुत कुछ सीख रहे हैं। गुजारी ये है कि मैं काफ़ी हद तक तो मज़हर साहब की और मोहसिन साहब की बातों से इत्तफ़ाक़ करता हूँ। देखें, ये जो TV पर कई दफ़ा आप क्लिप चलते हैं, ये बाज़ औक़ात अक्सर बल्कि जो है सियाको सबाक से हट के भी दिखाया जाता है। देखें, मतलब जो अगर लंबी बात सुने, दो तीन मैं नेचुरल बातें कर रहा हूँ। देखिए, दो तीन जो है ज़मीनी हकायक है।
पीपल्स पार्टी सर एक मिनट, एक बात तय कर लेते हैं। अगर आप कह रहे हैं ना सियाको ज़बाक से हटके, अगर आप कहते तो हम आपको पूरी तकरीर नहीं, आप मेरी बात को समझी नहीं है। अच्छा, सियाको ज़बाक से मैं इसलिए हट के कह रहा हूँ कि उसमें कई बातें ऐसी होती हैं कि अगर आप सारी तकरीर सुने तो उसमें कई बातें ऐसी भी आपको लगेंगी जहां वो इकट्ठे चलने की बात करते हैं, कुछ बातें ऐसे भी होंगी जहां पे वो तनकीद करते हुए नजर आते हैं। मैं इस पैराए में बात कर रहा हूँ। दूसरी मैं ये गुजारिश करूंगा कि देखें, ये ज़मीनी हकायक ये है कि हम दोनों दो एक अलग अलग पोलिटिकल पार्टीज हैं जिनके अलग अलग अपने एक पोलिटिकल ग्राउंड्स हैं, और उसके अलावा हमारे अलग इलेक्शन मैनिफेस्टोज हैं जिन नारों पर हम आए। बिल्कुल। हाँ, इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, इस वक्त हम दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ये समझते हैं कि पीटीआई की जो हुकूमत है ये अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, ये एक आरटीएस सिस्टम की पैदावार है, ये एक मसनूई सिस्टम की पैदावार है, ये इलेक्ट होकर नहीं आए, सिलेक्ट होकर आए हैं। लिहाजा हम इनके सामने जो है वो सफ आ रहा है, इकट्ठे हैं, मुत्तहिद हैं। आप कह रहे हैं? नहीं, मैं नहीं कह रहा। बिलावल भुट्टो साहब किसी वक्त नहीं कह रहे, वो पिछले 10 दिनों से कुछ और कह रहे हैं। नहीं, वो देखें, मैं उसी तरफ आपके सवाल के जवाब की तरफ आ रहा हूं कि हम, आपने असम्बली में देखा पीपल्स पार्टी का भी मौकफ ये है, बल्कि बिलावल साहब ने अभी इसमें जो आपने सुनाया उन्होंने कहा है कि हम तो इमरान खान को हटाने की बात करें और हमें क्रिटिसाइज किया कि ये उससे पीछे हट रहे हैं। यही उनका मौकफ, तो यही कह रहा हूं मैं, ये कह रहा हूं कि हमारा और पीपल्स पार्टी दोनों का ये मौकफ है कि ये एक सिलेक्टेड पार्टी है और इनको घर जाना चाहिए, ये अवाम के वोट लेकर नहीं आए। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, सुनाइए जी, वो क्या कह रहे हैं कि जी लेकिन ये तो सिलेक्टेड के साथ चलने के लिए तैयार है। सुनाइए जरा। हमारे दोस्त क्या चाहते थे? वो तो चाहते थे कि बाय इलेक्शंस पूरा मुल्क में हो रहे हो और हम इमरान खान साहब को तोहफा में ये सीट्स दिलवा दे। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिम्मत था, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फैसला था कि बॉयकॉट नहीं, हम तो लड़ेंगे। जब मेरे जियालों ने ये फैसला किया, बाद में इनमें हिम्मत आया कि वो भी बाय इलेक्शंस का फैसला लें, तो पख्तूनख्वा से लेके पशीन तक, पशीन से लेके कराची तक, कराची से लेके पंजाब तक, जगह जगह कठपुतली को शिकस्त। तब उनको ख्याल आया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सही कर रही। अच्छा, अब जरा आपके पास आते हैं तंगी साहब, ये बताइएगा कि आप इसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब आज जो कुछ कह रहे हैं और बड़ी अच्छी बात है, अली गौहर साहब ने बड़ी, यानी कि उनको एक बड़ी पॉजिटिव इन्होंने इंटरप्रिटेशन दी, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब पिछले हम देख रहे हैं 2-3 हफ्तों से बड़ी क्लियरली वो उनका लाइन ऑफ अटैक ये है कि PMLN जो है वो किसी तीसरी कुव्वत के साथ कुछ ना कुछ सुलह सफाई करने को तैयार है। उन्होंने तो अल्फाज भी इस्तेमाल कर दिए कि पैर पड़ने को तैयार है। तो क्या ये सियासत है? इज दिस बिगिनिंग ऑफ इलेक्शन कैंपेन या क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं जैसे मेरे भाई अली गौहर साहब ने एक मैच्योरिटी का और एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी, मैं भी 41 ईयर्स का पॉलिटिकल मेरी स्ट्रगल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से। 35 साल लगती है। बहरहाल मैं 1980 में मैं कॉलेज का पीपल्स फेडरेशन का सदर था और 38 ईयर्स के बाद सेनेटर बना और 14 साल पार्लिमानी सियासत का है। मैं समझता हूँ कि देखिए, एक वक्त था कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ही खड़े होके मरियम बीबी की पार्लियामान के फ्लोर से उनकी गिरफ्तारी की मजम्मत की थी, और न सिर्फ मजम्मत बल्कि सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को कहा कि आप औरत जात की इज्जत को सीख लें, कि वो भाग नहीं रही थी, वो जेल जाना चाहती अपने वालिद से मिलने के लिए। इसी तरह मेरे ही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कुछ दिन पहले शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की कि इस मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, लेकिन पार्लियामान के फ्लोर से फिर मेरे ही लीडर ने कहा कि अपोजिशन लीडर साहब, मेरे बजट इजलास में, बजट सेशन में, बजट में मेरे एमएनएज आपके पीछे खड़े होंगे बिकॉज यू आर द अपोजिशन लीडर। तो हम समझते हैं कि अब पार्लिमानी सियासत में पार्लियामान के फ्लोर से और फिर पार्लियामान के अंदर अपोजिशन लीडर के साथ खड़ा होना, यह मेरे लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का नारा भी है और था। लेकिन अभी सियासी बात जो अभी इलेक्शन हो रहा है, तो मेरे चेयरमैन का हक बनता है कि अगर कोई पार्टी जो कि वो अपोजिशन में हो या हुकूमत में हो, अगर वो गलत करते हैं तो फिर एक चेयरमैन को, एक लीडर को ये हक पहुंचता है कि वो जनरल मासेस को उस पॉइंट को रेस करे। मसलन मेरी ही तमाम पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जुमातों ने कहा कि हम बाय इलेक्शन नहीं लड़ेंगे,
तो मेरे चेयरमैन ने कहा कि नहीं, हम इसको एक्सपोज करना चाहते हैं। और 13 इलेक्शनों में एक इलेक्शन सेलेक्टेड साहब ने जीता और 12 इलेक्शन नून ने, जमीयत उलमा इस्लाम ने और पीपल्स पार्टी ने जीती। और इट मीन्स कि पूरे पाकिस्तान में एक्सपोज हुआ कि पता चला कि सेलेक्टेड साहब मजीद अवाम नहीं चाहते। तो ये वो फैसला था, ये पॉलिटिकल विजन होता है, ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी होती है, जो कि मेरे लीडर ने कहा। हमने एहसान नहीं किया, लेकिन एक्सपोज किया, और हमारा उसको एक्सपोज करना हम सबकी एक पॉलिटिकल, मॉरल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो हमने पूरी की। अभी इलेक्शन हो रहा है वहां आजाद कश्मीर में, तो मरियम बीबी का भी हक है कि अगर हम सेलेक्टेड सास को सपोर्ट करते हैं या किसी प्लेटफॉर्म में उनको सपोर्ट देते हैं, या हम कहते हैं कि 5 साल पूरे करने दें, तो उनको एक पॉलिटिकल राइट है कि वो क्रिटिसिज्म करे। लेकिन मेरे चेयरमैन ने जुबान जो इस्तेमाल की है वो सियासी है। अल्लाह न करे कि हम कोई ऐसी बात करे कि उसकी दिल आजारी कोई खुदा न खासा गालम गलोच। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक वापस आते हैं और फिर बात यही करेंगे कि क्या ये सियासी जो इस वक्त कश्मकश है, जो जाहिर एक सियासी कंपटीशन है इलेक्शन की, ये उसी तक रिस्ट्रिक्टेड है, या फिर बिलावल भुट्टो साहब ने जो और भी तनकीद की है कि बजट के सेशन में ये हुआ, क्या वो कुछ और मैसेज कन्वे करें? आफ्टर द ब्रेक, स्टे विद अस। हमने तो सोचा कि हम बजट में भी उनको टफ टाइम देंगे, बजट में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पूरा तादाद आएंगे। हमने तो सदर जरदारी साहब को हॉस्पिटल से लेकर आए, हम खुर्शीद शाह साहब को जेल से लेकर आए, पूरा ताकत का मुजाहरा किया, इधर देखा उधर देखा, फिर से हमारे दोस्त गायब। अच्छा मजहर, ये बताएं कि ये क्या कोई बिलावल भुट्टो अपनी जो सियासत इनकी और पीएमएलएन की है उसमें कोई ज्यादा देख रहे हैं दरार, बहुत डीप और इररिकंसाइलेबल कुछ मसला देख रहे हैं जब वो ये बार बार इस तरह की बात कर रहे हैं? देखिए, मुझे लग ये रहा है कि बिलावल शायद चौधरी एतजाज अहसन के नैरेटिव से ज्यादा मुतासर नजर आ रहे हैं, जो कि मेरे लिए, मेरा नहीं ख्याल कि इस लेवल पे कभी भी आप देखते हैं, और पॉलिटिक्स में तो, पॉलिटिक्स तो होती ही यही चीज है कि आप देखते हैं कि आपका प्राइम टारगेट क्या है। बिलावल भुट्टो बताएं कि उनका प्राइम टारगेट क्या है। प्राइम टारगेट पीटीआई की गवर्नमेंट है या पीएमएलएन को पंजाब में स्पेस ना देना है और पंजाब में पीएमएलएन का स्पेस रोकना है। मुझे पीपल्स पार्टी की, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिल्कुल पॉलिटिक्स नहीं समझ में आ रही। एक तरफ आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सेनेट में जो है वो गवर्नमेंट के जो एमएनए सेनेटर्स हैं उनके साथ तो आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनते हैं सेनेट में, और माजी में भी आप उठा के देख ले तो आप पीडीएम में, और इसमें कोई शक नहीं है कि पीएमएलएन भी बहुत आगे चली गई। यानी ऑपोजिशन पार्टीज जिस तरीके से लड़ाई लड़ रही हैं आपस में, उसका मतलब पीटीआई को तो फिर कुछ चाहिए ही नहीं है। तो ये तो बात दुरुस्त है ना मजहर, यही तो है। मुझे कभी लगता है कि हम एनालिस्ट बैठ के कुछ और रियलिटी बनाना चाहते हैं, क्योंकि असल रियलिटी वही है जो भी आपने बयान किया है कि असल में पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी का झगड़ा है। अब तो पीटीआई तो अपने 2 साल और मुकम्मल करेगी। अब तो कोई पीटीआई के साथ तो झगड़ा नहीं है। देखिए नसीम, मैं आपको ये बता दूं कि जरदारी साहब का पंजाब में क्या टारगेट है। जरदारी साहब का टारगेट पंजाब में ये है कि अगर पीटीआई में जो है जहांगीर तरीन का ग्रुप अलग होता है, नहीं होने लगा, पीपल्स पार्टी नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं एक बात कह रहा हूँ, आप वी कांट से कि आज से दो साल बाद क्या होगी, क्योंकि देखिए एक चीज याद रखिएगा कि जहांगीर तरीन के ग्रुप के साथ जो लोग गए हैं, इसके बहुत कम इम्कानात हैं कि इमरान खान उनको दोबारा टिकट देंगे। इसी तरीके से वो पीएमएलक्यू से अपनी रिलेशनशिप को बेहतर बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि अब आज ही उनकी मुलाकात हुई है, और आप तसव्वुर करें कि उस मुलाकात में मुनिस इलाही भी मौजूद थे, जो इमरान खान से चौधरी परवेज इलाही की हुई है। वो मुनिस इलाही जिन्होंने खुद ये बयान दिया था कि इमरान खान ने उनसे जाती तौर पे कहा था कि उनकी शक्ल उन्हें पसंद नहीं है। तो पंजाब में जो पॉलिटिक्स होने जा रही है, पंजाब में उनको ये पता है पीपल्स पार्टी को कि पीएमएलएन की पोजीशन बहुत अच्छी है पंजाब में, पीपल्स पार्टी की पोजीशन सिंध में बहुत अच्छी है, और जरदारी साहब उसको कंसोलिडेट करने के लिए जो खबरें हैं वो यही है कि सिंध के अंदर मजीद अजला बनाए जा रहे हैं,
जहां जीडीए की सपोर्ट है, उस सपोर्ट को जो है वो करके वो पॉलिटिक्स होती है। इसी तरीके से वो कराची में मैक्सिमम गेन करना चाह रहे हैं ताकि उनकी ओवरऑल सिंध में नशिस्तों की तादाद अच्छी खासी हो, तो वो एक बेटर बार्गेनिंग पोजीशन पे है। और वो ही उनका फेस इस वक्त पीपल्स पार्टी का पंजाब में चौधरीज हैं। पंजाब में पीपल्स पार्टी जो रिलेशनशिप एलाइज हो सकते हैं, चौधरीज हो रहे हैं और चौधरी स्ट्रॉन्ग अलाइज हो रहे हैं। और मेरी जाती तौर पे चौधरी परवेज अलाई से उस मुलाकात के बाद बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि उनकी बहुत अच्छी मुलाकात रही है आसिफ अली जरदारी साहब से। तो ये जो पॉलिटिक्स है, अब पीटीआई जाहिर है इमरान खान उसको काउंटर करने की वो कर रहे हैं कि पीएमएल-क्यू का कहीं उनसे इत्तेहाद ना हो जाए, क्योंकि पंजाब में पीटीआई को प्रॉब्लम्स हैं पंजाब के अंदर। तो मेरा ख्याल में कि ये जो पॉलिटिक्स है, इसमें पीएमएल-एन की भी ग्रीवेंसेज हैं अगेंस्ट पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी की भी ग्रीवेंसेज हैं अगेंस्ट पीएमएल-एन। अच्छा, तो मोहसिन ठीक तो मोहसिन बेग साहब, क्या हम कहें कि अब जो हम देख रहे हैं, अब ये नहीं कि खाली बिलावल भुट्टो जो हैं वो एजेके के इलेक्शन कैंपेन की बातें कर रहे हैं, वो जो जिस टोन में बात कर रहे हैं, ये तो फ्यूचर जो इनका आपस में सख्त कंपटीशन होगा 2023 के इलेक्शन में, हम उसकी शुरुआत देख रहे हैं। मेरे ख्याल में मेरे जहन में कोई कंपटीशन नहीं है। देखिए, नून लीग सिंध में पीपल्स पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकती और इसी तरह पीपल्स पार्टी पंजाब में नून लीग का मुकाबला नहीं कर सकती। मसला सिर्फ आ रहा है इस्लामाबाद, फेडरल कैपिटल, यहाँ पे कौन आएगा? यहाँ पे वही आएगा जो पंजाब जीतेगा। पंजाब में जो नशिस्तें हैं सिंध और केपीके को मिला लें तो फिर भी वो फेडरल कैपिटल में नहीं आ सकते। अब मसला फ्यूचर का यही आ रहा है। कुछ लोगों का ख्याल है कि पीपल्स पार्टी और जो वादे और जो अंडरस्टैंडिंग पीपल्स पार्टी को दी गई या दी जा रही है, फ्यूचर पॉलिटिक्स बड़ी डिफरेंट है। मैं समझता हूं कि बिलावल साहब को जो भी अल्फाज यूज करते हैं उसको बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करें। और आपका कोई आपस का झगड़ा नहीं है। अगर आपने पीटीआई को टफ टाइम देना है तो आपको एक दूसरे की टांगे नहीं खींचनी चाहिए। और जो फ्यूचर कोर्स इलेक्शन से पहले सेट होगा फेडरल कैपिटल या गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट बनाने का, मैं ये समझता हूं कि इनको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप एक दूसरे से लड़के तो कुछ नहीं कर सकेंगे। और जो ग्राउंड रियलिटी ये है कि पंजाब में नून लीग ने अपना वोट बैंक बढ़ाया बिकॉज ऑफ बुजदार एंड द पीटीआई गवर्नमेंट एंड द मिसमैनेजमेंट एंड नॉन गवर्नेंस। उसको आप देखिए कि किस तरीके से उन्होंने अपना वोट बैंक बढ़ाया। और बाय इलेक्शंस में बिलावल साहब की वो बात ठीक है कि उन्होंने जो फार्मूला पेश किया कि सेनेट इलेक्शन में जाना चाहिए, बाय इलेक्शंस में जाना चाहिए, रिजाइन नहीं करना, वो एक मुनासिब बात थी और वो जरदारी साहब की सोच थी जो कि बहुत ही पॉजिटिव सोच थी। और उसको उसका प्रैक्टिकल आपने रिजल्ट भी सामने आ गया। रिजल्ट भी सामने आया। तो अभी भी कोई चीज बिगड़ी नहीं है। आपको तहम्मुल से काम लेना है। जो सीटें आजाद कश्मीर में ले ली है उसको पूरे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में मत डालें। वहां की डायनेमिक्स को वही रहने दें। और यही बातें अब देखिए गिलगित बल्तिस्तान में भी ये कोई 1.5-2 माह रहे और मैं समझता था इनको कुछ नहीं मिलना सिवाय 3-4 सीटों के। तो वहां एक पीटीआई की सीट थी 22 पे चली गई। तो अभी भी उसी तरीके से मनूवरिंग हो रही है। तो थोड़ा सा काम लेना। अच्छा मोहसिन बेग साहब, मुझे बड़ा दिलचस्प लग रहा है तंगी साहब, मोहसिन बेग साहब ऑब्वियसली अभी भी वो फरमा रहे हैं कि उनको लगता है कि ये पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी साथ चल सकते हैं और कि यानी कि इतना उनमें कोई खलीज नहीं है। हमें लगता है कि असल मुकाबला ही वो है इलेक्शंस में 223 में। लेकिन जैसे अभी फरमाया मोहसिन बेग साहब ने, वो करें पंजाब में तो पीएमएलएन ही है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। पीपल्स पार्टी का क्या व्यू है इसमें? देखिए, बेग साहब ने अपनी सोच के मुताबिक तो कमेंट्स दे दिए, लेकिन मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर समझता हूँ कि यही चेयरमैन, मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 2-3 महीने पहले जब पीडीएम के इशू आ गया तो मेरे ही चेयरमैन ने कहा था कि जो इश्यूज है उनको हम क्लोज डोर में रिजॉल्व कर सकते हैं। हमारा मेन गोल जो है वो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर और उसकी जो हुकूमत है,
हम आवाम को रिलीफ देना चाहते, दोनों इदारों को स्ट्रेंथन करना चाहते, तो मेरे खिलाफ या मेरी पेट पार्टी टारगेट क्यों बनाते हैं मरियम नवाज साहिबा या मौलाना फजलुर रहमान साहब? तो अगर क्लोज डोर में हम बैठ के जो भी रिजर्वेशन होती वो तो कर उसको हम रिजॉल्व कर सकते थे। सरकार तो नहीं रहे ना। नहीं, उसी वक्त की मैं बात कर रहा हूं, मैं 2 महीने पहले की बात कर रहा हूं। लेकिन आप देख ले कि 2 महीने पहले जो शुरू हुआ कराची के सीट पर जो कुछ हुआ, पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे जो शोकाज नोटिस का हुआ, ये तमाम बातें हम अंदर बैठ के ये रिजॉल्व कर सकते थे। लेकिन मैं एक बात की तरफ आना चाहता हूं कि देखिए, मौलाना साहब को हमने तमाम अपोजिशन जमातों का सदर नहीं बनाया था, हमने उसको जोड़ के लिए बिठाया था कि आप जोड़ पैदा करें और तमाम अपोजिशन जमातों को, लीडरशिप को आप एक साथ मिला के ले जाएं, ताकि इस वक्त जो कुछ इदारों के साथ, पार्लियामान के साथ, मुल्क के साथ हो रहा है वो ना हो। लेकिन शोकाज नोटिस, लेकिन उसने शोकाज हमें ज़ीली तंजीम समझ करके शोकाज नोटिस दिया। और अगर सपोज मौलाना साहब या मेरे हाकाना बासी साहब या जो भी लीडरशिप है वो कहते हैं कि भाई हमारा गोल ये है कि इमरान से छुटकारा लें, तो फिर हमने बहुत आसान बात की कि ये जो शोकाज नोटिस है आप एक्सक्यूज करें, फिर हमें बुलाए कि बैठ जाए और हम आगे बढ़े। इसलिए कि अपोजिशन सियासत इतनी ही अहम है जितनी आप हुकूमत में सियासत करते हैं। और हम समझते हैं कि पार्लियामान के फ्लोर पे आज भी हम अपोजिशन लीडर के साथ थे, हैं और रहेंगे, ताकि अपोजिशन लीडर जो भी फैसला करते हैं अगेंस्ट द सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, हम उनका साथ देंगे। चले नाज़रीन, देखते हैं, पूछते हैं अपने पैनलिस्ट से कि फैसला कर सकते हैं हुकूमत के खिलाफ ये अपोजिशन पार्लियामान में। हमें तो लगता है कि अब तो कहानी आ गई इलेक्शंस की है, बाकी तो कहने की बातें। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। तंगी साहब फरमा रहे थे कि अभी भी अपोजिशन इकट्ठी है पार्लियामान में, ताकि प्राइम मिनिस्टर सिलेक्टेड, फरमा रहे थे सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो भी कदम उठाना वो इकट्ठे उठाएं। हमें तो लगता है कोई कदम ही नहीं उठाने को गौहर साहब। अब तो आप लोग अपने इलेक्शन की तैयारी करें, और उसी जुमरे में ये जो हम देखते हैं आज बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की, पुरजोश अटैक से भरी हुई। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं कि जाहिर है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का टारगेट तो अगला इलेक्शन ही है कि एक इलेक्शन तो हम समझते हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टी समझती हैं कि जिस बुरे तरीके के साथ चुराया गया था पाकिस्तान की तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। हाँ, ये एक हकीकत है कि कुछ न कुछ इलेक्शंस में किसी एक हद तक होता है, लेकिन जिस तरीके के साथ आप देख लें कि जिस तरह से एक आपने प्राइम मिनिस्टर को 1 साल पहले डिस्क्वालीफाई करवा दिया, जिस तरह से JITs बनी, जिस तरह से फिर उसके बाद आपने जेलों में डाला तमाम को, फिर इसके बाद हमारे हाथ पांव बांधने के बाद भी नून लीग आपको फिर भी ज़रूरत पड़ी कि आपको वोट चुरा के पंजाब में और मरकज़ में हुकूमत बनी। मतलब आपने लोगों को फिर, ये तो ऐसे है कि जैसे डिकेटी करके आपने वोट चुराया, मतलब ये काम किया, वरना फिर भी लोग नून लीग को वोट देना चाहते थे। देखें, बात ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में आप बैठेंगे साथ? फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म पे हम बात करना चाहते हैं। अगर पहले हम आपने RTS सिस्टम दे दिया, मादर साहब, नसीम साहब आप बहुत सीनियर माशाल्लाह जर्नलिस्ट हैं, मुझे ये बात बताएं कि किसके साथ बैठे? PTI तो उस सिस्टम की बेनिफिशियरी है जो के धान लेके। देखिए, मैं ये बात कर रहा हूं कि जो ये मशीन है, मतलब है कि RTS सिस्टम 2023 के इलेक्शन जो हैं वो इस मशीन के साथ चुराने की प्लानिंग हो रही है। ये भी उस चोरी का एक हिस्सा बनने वाली है, जो कि जर्मनी में एक दफा उन्होंने अपने आइन में ये दे दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन के जरिए इलेक्शन नहीं होंगे। आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। छोड़े ना, पाकिस्तान की बात करें, आप बैठे हैं। हम बिल्कुल, हम इलेक्शन रिफॉर्म के लिए हमारी लीडरशिप मतलब है कि तजावीज़ देने के लिए भी तैयार है, लेकिन हम इलेक्ट्रिक मशीन के ऊपर बिल्कुल हाँ नहीं करेंगे, क्योंकि इसी के जरिए वही मतलब है, उसी से इलेक्ट्रॉनिक मशीन, उसी से ही वोट चोरी करने की प्लानिंग हो रही है। गुजारिश ये है जो बिलावल साहब की प्लानिंग हो रही है, चोरी करने की प्लानिंग हो चुकी है या हो रही है कि किसने की, जरा बताएं। जो पहले करते हैं, जो 72 साल से कर रहे हैं, वही है। मतलब वही सिस्टम। इमरान खान तो चोरी नहीं कर सकता ना, उसमें तो ना इतनी ताकत है। तो आप अगर वो अपनी मेरी जाती राय ये है कि अगर जो इलेक्शन के मौजूदा कवानीन है, जो वोट चुराने वाले हैं, वो वोट चुराना बंद कर दें, तो उसमें कोई रिफॉर्म्स तो आप रिफॉर्म्स तो करें ना। रिफॉर्म्स किस लिए करने, मुझे ये बताएं। रिफॉर्म पे हम आ जाते हैं,
रिफॉर्म्स के बाद क्या क्या गारंटी है कि लोगों को मतलब है कि वो डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा इलेक्शन से पहले? क्या ये धांधली, लोगों को जेलों में बंद नहीं किया जाएगा? क्या आरटीएस सिस्टम रात के 12 बजे बंद करके, मेरी गुजारिश सुन लें, आरटीएस सिस्टम रात के 12 बजे बंद करके जो है वो तब्दील नताइज नहीं किए जाएंगे? नैब के जरिए नई पार्टियां तोड़ी और बनाई नहीं जाएंगी? जनूबी पंजाब वाला ड्रामा नहीं रचाया जाए? इसका इलाज एक ही है। अगर आप पाकिस्तान को कामयाबी की तरफ लेकर जाना चाहते हैं तो पाकिस्तान को कानून और आइन के मुताबिक चलने दे, वरना इधर 100 इलेक्शन भी करवा लें। तरीका यही है, तरीका एक ही है, एक ही तरीका है। सियासतदानों को सियासत करने दे, हर पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए, वो अपनी डोमेन में रहकर काम करें। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में बैठे हैं, आप लोगों की बातचीत हुई है, इस्टेब्लिशमेंट स्टेक होल्डर थी, उसके बाद आप लोगों की मीटिंग्स होती हैं, तो मतलब आप उनके साथ हम उनको कहते हैं, उधर भी यही कहते हैं, अब भी हम यही कह रहे हैं, आपके टॉक शोज में भी ये कहते हैं, अवाम के सामने भी यही कहते हैं कि जब तक आप इलेक्शन में मदाखलत करते रहेंगे पाकिस्तान सियासी इंतशार का शिकार रहेगा, पाकिस्तान मुआशी, पाकिस्तान मुआशी इंतशार का शिकार रहेगा। मुदाखलत से फायदा होता है, उधर वो पार्टी कहती है आजा जी मुदाखलत करे, फिर अगली कहती है ना इंशाल्लाह। अब हम किसी की गोद में बैठने के लिए तैयार नहीं है, और मेरा ख्याल है उनके पास इस वक्त इमरान खान के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है, कोई उनके गोद में बैठने के लिए तैयार नहीं। पीपल्स पार्टी और हमारे तफादात है इन इश्यूज पर है, ये एक हकीकत है, लेकिन अभी भी हमें इतनी कैपेबिलिटीज है, हमें इतनी कैपेबिलिटी है कि हम उन इश्यूज को एड्रेस करके इलेक्शन तक हल कर सकते हैं। तंगी साहब देखिए, अगर जैसे अली गौहर साहब ने कहा, मैं देखिए आपको बता रहा हूं, अगर वो इलेक्टोरल रिफॉर्म चाहते थे और वो ये समझते हैं कि लास्ट इलेक्शन में ये हुआ, तो क्या 18 अमेंडमेंट्स हमने अक्सरियत के बावजूद तमाम अपोजिशन लीडरशिप को पार्लियामान के अंदर बाहर तमाम को ऑन बोर्ड लेके उस पर बहस किया और मंजूर करवाया। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन को आप देख लें, शेख जुल्फिकार भुट्टो साहब ने इस तरह किया। और देखिए, मैं एक बात बता दूं कि पार्लियामानी सियासत आप अपोजिशन जमातों के सपोर्ट के बगैर आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके दिल में मुल्क के लिए, इदारों के लिए कोई तड़प हो कि आप कुछ डिलीवर करें, आप 3 साल पहले आप ले आए, सबसे पहले आप बैठे, पाकिस्तान की तमाम इंपॉर्टेंट इश्यूज पे, ओ कोरोना, ओ तहरीक लब्बैक, ओ कश्मीर इश्यूज, या उस दिन का जो इशू था, क्या आपके प्राइम मिनिस्टर आए हैं? वो पैसे में तो आते हैं, वो पैसे नहीं कर सकते हैं, वो पैसे नहीं कर सकते हैं अपोजिशन को, और उनको अपोजिशन लीडर के साथ बैठना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं कि मैं इस मुल्क के लिए कुछ डिलीवर करूं। पार्लियामानी रिवायात में आप अपोजिशन लीडर के स्टेटस को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आपने उनके साथ हाथ मिला के बैठना पड़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 3 साल तो गुजार दिए उन्होंने, 3 साल गुजार दिए, और एनसीओसी तो चल रही है, कोविड का। मैं आपको एक बात बता दूं कि इसने ना आप लोगों से सीखा, ना पोजीशन से कुछ सीखा, ना इंटेलेक्चुअल से कुछ सीखा, ना पार्लियामान में कुछ सीखा। ये वही इमरान है जो कंटेनर पे खड़े थे। वो कह रहे हैं मुल्क में हमें माशी तरक्की करें, जरा मुझे फलस्तीन, कश्मीर और पैनलिस्ट के पास जी मजहर, योर कंक्लूडिंग कमेंट्स ऑन दिस इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे जरा बताइएगा, ये बात आगे बढ़ेगी? देखिए नसीम, ये जो अभी हमारे मुस्लिम लीग नून के दोस्त बात कर रहे थे, ये अपने लीडर से कहें कि इन चीजों को पार्लियामेंट में इन राइटिंग लेकर आ जाएं। और देखिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स तो आप करेंगे ना, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का आपका कोई अपना पैकेज होना चाहिए ना, आप उस पैकेज को बनाएं, लिखें, उसका तरीकाकार तय करें। आप तो इतने डिफेंसिव होते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर इन कैमरा सेशन का तस्वुर नहीं है दुनिया में। हम जो है, अब मुझे बताएं कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो या उसका मामला हो, उनके पार्लियामेंट्री सेशंस जो होते हैं वो इन कैमरा क्यों होते हैं? फिर इन पॉलिटिकल पार्टीज ने जो चले, हुकूमत पे तो आप हुकूमत का तो एक तरफ रखें, एज एन ऑपोजिशन पार्टी आपने ये दोनों जमातों ने इन 3 सालों में ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे क्या किया है, पार्टीज के अंदर कितनी डेमोक्रेसी के लिए रिफॉर्म्स की हैं। हम सिर्फ नारेबाजी में जाते हैं, जी ये होगा तो ये नहीं होगा, तो भाई आपके पास कोई ऑल्टरनेट प्लान तो होना चाहिए ना, कोई ऑल्टरनेट प्लान तो दें। चलें जी, मजहर साहब ने तो